बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग MGT 402। इस लेक्चर में हमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताया गया है जो कि फ़र्दर इस कोर्स में यूज़ होंगी। तो इस लेक्चर को ज़रा गौर से सुनना है ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में मसला पेश ना आए। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुई है वो है कॉस्ट यूनिट। कोई भी बिज़नेस है वो अपना प्रोडक्ट बना रहा होता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसे कॉस्ट यूनिट कहते हैं। इंग्लिश एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ, रीडिंग भी कर लेते हैं। इट इज़ अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच द कॉस्ट इज असर्टेन्ड। इट इज़ द यूनिट ऑफ द आउटपुट और प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स, द यूनिट फॉर विच कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द यूनिट इज आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड। सेम बात मैंने आपको बता दी है। किसी भी बिज़नेस का जो प्रोडक्ट होता है, जो उसकी कॉस्ट होती है, उसको बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसे कॉस्ट यूनिट कहते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं। बॉल पॉइंट्स फॉर अ बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। सेम इसी तरह जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है वो उसका यूनिट है और उसकी जो कॉस्ट है उसे कॉस्ट यूनिट कहते हैं। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है कॉस्ट सेंटर, वो लोकेशन या वो जगह जहाँ पे उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट इनक्योर्ड होती है उसे कॉस्ट सेंटर कहते हैं। अभी एक प्रोडक्ट है वो एक जगह पे बन रहा है, फिर उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होगी या उसमें जो बाकी चीज़ें उसकी जो होंगी, पैकेजिंग वगैरह हो गई, या उसको बनाने में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो, मतलब जो जिस जगह पे वो बन रही है चीज़ उसमें जितनी भी कॉस्ट इंक्लूड दूसरी होती है उसे उसका कॉस्ट सेंटर कहते हैं। उसके बाद है रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर वो है जी, उस बिज़नेस का किसी बिज़नेस का वो डिपार्टमेंट जिसका काम सिर्फ सेल्स के रिलेटेड होता है या जिसका काम सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना होता है उसे रेवेन्यू सेंटर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर वो डिपार्टमेंट है किसी भी बिज़नेस का जिसका काम सिर्फ प्रॉफिट प्रोड्यूस करना है। ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की वो ब्रांच या डिवीजन है जिसका इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल हो कि किस चीज़ में, किस प्रोडक्ट में या किस सर्विस में इन्वेस्ट करना है और किस सर्विस में इन्वेस्ट नहीं करना। ये बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है ये प्रॉफिट सेंटर की एक ब्रांच होती है, क्योंकि जो प्रॉफिट वाला डिपार्टमेंट होता है उसी ने ही डिसाइड करना होता है। अगर उसको इस चीज़ का इख्तियार मिल जाए कि मैंने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, तभी जाके वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके बाद रेलिवेंट कॉस्ट आ जाती है। रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है, अगर आप डिसीजन चेंज करते हैं तो वो कॉस्ट उसके साथ चेंज होती है। लाइक वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि जी हमने 200 यूनिट्स की बजाय 300 यूनिट्स बनाने हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि आपने एक चीज़ डिसाइड करनी है या आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आप 100 चीज़ में क्या क्या चीज़ परचेज़ कर सकते हैं और उस चीज़ को परचेज़ करने के बदले में आपके पास क्या अल्टरनेटिव्स थे जो आप छोड़ रहे हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती तो आप वो तमाम बेनिफिट्स गेन कर लेते। अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप एक अल्टरनेटिव को चूज़ कर रहे हैं और दूसरा अल्टरनेटिव उसका छोड़ रहे हैं, तो इसे अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं।
इसके बाद इररेलेवेंट कॉस्ट है, और ये वो कॉस्ट है अगर आप मैनेजमेंट डिसीजन जो मर्जी डिसीजन ले ले, ये कॉस्ट चेंज नहीं होती, और ये ऐसी कॉस्ट होती है जो एक दफ़ा इंक्योर्ड हो चुकी होती है। इसके बाद आ जाता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट भी ऐसी कॉस्ट है जो एक दफ़ा इंक्योर्ड हो चुकी है और आप उसे दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। इसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसमें आप एक अल्टरनेटिव को चूज़ करने के बदले दूसरा अल्टरनेटिव है उसका सेक्रीफाइस देते हैं या आप उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट इंक्योर्ड होती है, ये एक सर्विस को बनाने में जो कॉस्ट इंक्योर्ड होती है उसे प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद है पीरियड कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होती। ये प्रोडक्शन के बाद जो कॉस्ट होती है ये टाइम टू टाइम होती रहती है। जिस तरह के आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट बना ली या प्रोडक्ट्स बना ली, अभी आपने उस चीज़ को बेचना है तो उसके सेलिंग एक्सपेंस होंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होंगे, उसके कुछ कमीशंस होंगे, इसे पीरियड कॉस्ट कहते हैं या पीरियड कॉस्ट कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपने एक दफ़ा इंक्योर्ड की लेकिन अभी उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है। जिस तरह के इसमें एक एग्जांपल दी गई है जी, बिल्डिंग आपने परचेज़ की थी 400,000 रुपीज़ की, अभी उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 10,100,000 रुपीज़ होगी, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होगी जिस प्राइस पे आपने इसको परचेज़ किया था। इसकी आप रियल लाइफ मिसाल लेना चाहते हैं कि आप एक प्लाट जो है यानी कि एक जो पीस ऑफ लैंड है वो परचेज़ करते हैं और उसकी जो प्राइस होती है वक्त के साथ बढ़ जाती है, तो जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी जिस प्राइस पे आपने उसे परचेज़ किया था वो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी। अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो आप प्री डिटरमाइन करते हैं, एक्चुअल नहीं, प्री डिटरमाइन। और ये जो कॉस्ट होती है इसे आप कागजी कार्रवाई भी कह सकते हैं, और बाद में फिर एक्चुअल कॉस्ट के साथ इसको हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की थी वो कम है या ज़्यादा। इसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी ही कॉस्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट सेम है। इसके बाद है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है ये जस्ट लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो एक्चुअल पेमेंट आपने पे करनी है। इसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ये कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है मतलब दो अल्टरनेटिव को आपने चूज़ करना है और उसकी जो डिफरेंस होगा उनकी कॉस्ट में उसे हम डिफरेंशियल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। इसके बाद है जी कॉस्टिंग। कॉस्टिंग है जी द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड कॉस्टिंग। मतलब किसी प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसकी जो कॉस्ट है उसको मेजर करना इसे कॉस्टिंग कहते हैं। इसके बाद है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कि जी आपने एक प्रोडक्ट बनाना है या आपने प्रोडक्शन करनी है, उस प्रोडक्शन के रिलेटेड आपने रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करना है, उस पर लेबर कितनी आएगी और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आएंगे, इस रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं मतलब इन सब को मिला के आपस में आप जो डिसीजन लेते हैं उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं।
इसके बाद प्राइम कॉस्ट है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 3 चीज़ों को जमा करें तो प्राइम कॉस्ट बनती है, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट है, आप जब डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो ये कन्वर्जन कॉस्ट बन जाती है। जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है ये डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स को मिलाने से कन्वर्जन कॉस्ट निकल आती है। इसमें रॉ मटेरियल की जो वैल्यू होती है उसको ऐड नहीं किया जाता। इसके बाद कॉस्ट एकम्युलेशन है। कॉस्ट एकम्युलेशन का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट होगी, या आप उस चीज़ को बनाएं या बनवाएं, आप खुद उसे बनाएं अपनी फैक्ट्री में, या खुद प्रोड्यूस करें, या इसे आप आउटसोर्स कर लें, इसे कॉस्ट एकम्युलेशन कहते हैं। और इसके दो मेथड्स हैं, एक प्रोसेस कॉस्टिंग है और एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाइड टू प्रोडक्शन कैरिड आउट बाय अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन स्टेजेस और प्रोसेसेस। मतलब कि आपने एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करना है, फिर तीसरा स्टेप करना है, चौथा स्टेप करना है, इस तरह एक प्रोसेस में सारी जो कॉस्ट है ना इंक्लूड होगी। और जॉब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ एलोकेशन ऑफ ऑल टाइम मटेरियल एक्सपेंसेस टू एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और जॉब। मतलब ने आप इस जॉब ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है कि आप मुख्तलिफ जगह से काम करवा रहे हैं। ठीक, ये दो चीज़ें हैं। ये असाइनमेंट क्वेश्चन हैं कि डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपको बता दिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज़ होती है। व्हाट इज़ द 3 ब्रॉड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये भी आपको बता दिया। गिव एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड जो होते हैं उसकी कोई 5 एग्जांपल आप दे दें, कोई मसला नहीं है। मतलब ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैं ऑलमोस्ट लेक्चर में कवर कर दिए हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, ये उन्होंने 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इस लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इसका आपको मैं बता देता हूँ। पहला एमसीक्यूज़ है द मेन पर्पज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? ये जी मैनेजमेंट जो होती है उसको डिसीजन में हेल्प आउट करती है। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। दूसरा है जी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कब इंक्रीज़ करती है? जब प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है तो कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज़ करती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में क्या है जी? पर यूनिट में ये कांस्टेंट रहती है। ये लेक्चर में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कब बढ़ेगी? जब रॉ मटेरियल की जो है उसकी प्राइस में इजाफा हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है जी फिक्स कॉस्ट की? डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, आप वो पहले प्लान कर चुके होते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। प्लानिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, कॉस्टिंग। ये तीनों चीज़ों से मौजूद और शेयरिंग का कोई तल्लुक़ नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग से। द 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट आर ऑल बट, मतलब कि किसी कॉस्ट के जो 3 एलिमेंट्स वो क्या थे? डायरेक्ट मटेरियल, यस। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, यस। इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है, जो कॉस्ट है उसमें ये 3 चीज़ें हैं, डायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। तो आप लोगों से अभी गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।